हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एनसीईआरटी पाठशाला। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था क्या होता है, अब है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। कितने टाइप के हैं, किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो रेस्पिरेशन दो टाइप्स के होते हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक। अब ये किस बेसिस पे डिवाइडेड होते हैं, ऑक्सीजन के बेसिस में। ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, ऑक्सीजन नहीं मिलता हमें, तो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या कैसे हमें मिलते हैं प्रोडक्ट, एनर्जी, अब ये देखिए। जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन H2O, CO2 एंड ATP इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये तीनों चीज़ हमें मिल जाती हैं। अब जो ऑक्सीजन का ब्रेकिंग होता है, जिसे हम लोग ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, वो कैसे होता है। ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो वो साइटोप्लाज्म में होता है और पायरुवेट्स बन जाते हैं। अब पायरुवेट्स एनर्जी नहीं है, वो फिर से ब्रेक डाउन होंगे और फिर हमें माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक होंगे और हमें एनर्जी प्रोवाइड करा देते हैं। 38 ATP मिलता है जो कि बहुत एनर्जाइज्ड होता है। फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन। फिर पायरुवेट्स बनते हैं 2 ATP के। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जो कि साइटोप्लाज्म में होगा। एनिमल के केस में लैक्टिक एसिड और प्लांट्स के केस में एथेनॉल और CO2 बन जाता है। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसमें क्या बनता है, CO2 H2O और 36 to 38 ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद हमने देखा है प्रोसेस फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को डीप डाउन अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट के जरिए उसको पढ़ना होगा। मोस्टली फर्मेंटेशन हम लोग करते हैं शुगर का, उसको प्रोडक्ट हमें इथेनॉल और CO2 मिलता है। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो होंगी, एक टेस्ट ट्यूब, एक कॉर्क जो ईजिली फिट हो जाए टेस्ट ट्यूब पे, सम शुगर, सम अमाउंट ऑफ यीस्ट, some amount of lime water or calcium hydroxide, and the last not the least is test tube stand. ओके, देखिए, शुगर का हम अगर फर्मेंटेशन करते हैं यीस्ट की प्रेजेंस में तो एनर्जी मिलती है ATP के फॉर्म में, इथेनॉल मिलता है और CO2 मिलता है। इथेनॉल एज अ अल्कोहल मिलता है हमें। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेना होगा, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ शुगर डालनी है, फिर उसमें कुछ सॉल्ट डालना है, फिर उसके माउथ को कॉर्क लगा के हमें क्लोज कर देना है, फिर उस टेस्ट ट्यूब स्टैंड में कुछ देर के लिए छोड़ देना है, फिर थोड़ी देर बाद हमें उस कॉर्क को निकालना है, और जब हम उससे स्मेल करेंगे तो इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल की स्मेल आएगी और एक गैस इवॉल्व हो जाएगी। जो गैस इवॉल्व होगी उसे हम लाइम वाटर से पास कराएंगे। जब लाइम वाटर से पास कराएंगे तो जो लाइम वाटर होगा वो मिल्की कलर का हो जाएगा। इसका मतलब है वहाँ पर CO2 गैस भी प्रेजेंट है। मतलब शुगर का फर्मेंटेशन कराया हमने ईस्ट की प्रेजेंट में, पहले हमें इथेनॉल मिला, बाद में हमने उसको चेक कर लिया, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्रोडक्ट बना हमारा इथेनॉल और CO2। कभी कभी ह्यूमन बींग्स के अंदर भी हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने मिलता है। वो देखने कहाँ मिलता है, जब मसल्स क्रैम्प्स होते हैं। ये आपको मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जब हम हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हमारी जो बॉडी होती है, सेल्स, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगती है और लेस ATP हमें मिलता है, लेस ATP मिलता है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। और जहाँ पर भी लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा उस जगह पे हमें पेन होना शुरू हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद जब प्रॉपर ऑक्सीजन हमें मिलने लग जाएगी तब वो लैक्टिक एसिड वापस से ब्रेक हो जाएगा और ATP में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए,
एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस क्या क्या होते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन का। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक में बहुत सारे एटीपी 36 to 38 एटीपी प्रोड्यूस हो जाते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत कम 1 या 2 एटीपी मिल पाते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा होता रहता है, इवन जब हमारी हार्ट रेट या ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तभी भी हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन हम एक्सरसाइज करने के टाइम पे सिर्फ स्टार्टिंग के 1-2 मिनट में एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, बस उसके बाद टोटल हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते रहते हैं। डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो बी प्रिपेयर विद द डिफरेंसेस ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ग्लूकोज किस तरह से ब्रेक डाउन होता है ये देखिए। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसको 3 में बताया गया, यीस्ट में और मसल सेल्स में एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। एब्सेंस, लैक एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के बीच में। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ही नहीं वहाँ पे, इथेनॉल, CO2 और एनर्जी मतलब 2 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन है बट कमी है, जैसे ह्यूमंस में हम एनारोबिक और एरोबिक दोनों रेस्पिरेशन हो जाता है तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिलता है हमें। फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो माइटोकॉन्ड्रिया में पहले चीज़ तो प्रोसेस होगा आगे का पायरुवेट्स के ब्रेक होने का। जो पायरुवेट्स ब्रेक होंगे वो CO2, वाटर और एनर्जी देंगे, मतलब 36 to 38 एटीपी एनर्जी हमें मिल सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन प्लांट्स हो या एनिमल्स हो सबके लिए सेम होते हैं, मतलब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं CO2। प्लांट्स हो या एनिमल्स हो कोई चेंजेस इसमें नहीं आता है रेस्पिरेशन में। अब देखिए, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं इन रेस्पिरेशन। प्लांट्स के सारे पार्ट, इवन स्टेम, रूट्स, लीव आर रेस्पायर, ये तीनों पार्ट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। हाँ, ये बात है कि वो अलग अलग तरीके से करते हैं बट सारे पार्ट्स प्लांट के रेस्पायर करते हैं। सेम है बट कुछ तो डिफरेंस क्या होते हैं, 3 तरह से ये डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट है ऑल पार्ट, प्लांट के सारे पार्ट रेस्पायर करते हैं, मतलब स्टेम भी रेस्पिरेशन कर रही, लीफ भी रेस्पिरेशन कर रही, रूट भी रेस्पिरेशन कर रही। बट एनिमल्स में सिंगल यूनिट होती है रेस्पिरेशन की। अगर ह्यूमंस की बात करें तो लंग्स। ठीक, पहले तो ये टोटली डिफरेंट है कि एक में एक यूनिट है, एक में बहुत सारे। दूसरा ये है कि जो रेस्पिरेशन प्लांट्स में हर पार्ट रेस्पायर कर रहा होता है तो उसे एक दूसरे के पास रेस्पिरेटरी गैसेस भेजने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद लेते हैं ऑक्सीजन, खुद ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं या बहुत थोड़ी सी गैस इधर से उधर ट्रैवल करती है। बट ह्यूमंस में क्या होता है, सिर्फ हमारे लंग्स रेस्पायर कर रहे होते हैं, हमारी पूरी बॉडी में उस रेस्पिरेटरी गैस को पहुंचाना होता है जिसके लिए वो लॉन्ग डिस्टेंस तक उसको ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक, अब तीसरा पार्ट आता है। तीसरा पॉइंट ये है कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन बहुत स्लो रेट में होता है लेकिन ह्यूमंस में बहुत फास्ट रेट में होता है। प्लांट्स में डिफ्यूजन के प्रोसेस से रेस्पिरेशन हो रहा होता है इसलिए बहुत स्लो होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस ही बहुत स्लो है इसलिए प्लांट में रेस्पिरेशन भी स्लो होता है। और ह्यूमंस में सर्कुलेटरी सिस्टम से सारी रेस्पिरेटरी गैस ट्रैवल कर रही हैं तो वो बहुत फास्ट होता है एज कंपैरिजन। डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस है फिर भी प्लांट्स डिफ्यूजन कर रहे होते हैं क्योंकि प्लांट्स ब्रांच्ड होते हैं, सारे प्लांट्स से बहुत सारी ब्रांचिंग होती है जिससे वो अपना सरफेस एरिया बहुत बड़ा कर लेती है और ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया पे डिफ्यूजन हो पाता है, इसलिए वो डिफ्यूजन करने में सक्सेस होती हैं। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रैवल करती है तो उसे बोला जाता है डिफ्यूजन। और ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से होता है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में कोई चीज़ ट्रैवल कर रही है और बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ऐसी मेम्ब्रेन जो उस कंसंट्रेशन को दूसरे कंसंट्रेशन तक ट्रैवल होने में हेल्प कर रही है। डिफ्यूजन कब रुक जाता है, जब दोनों का कंसंट्रेशन, दोनों सिस्टम का कंसंट्रेशन एकदम बराबर हो जाता है। अब है रेस्पिरेशन इन रूट्स। रूट्स किस तरह से रेस्पायर कर रहे होते हैं, डिफ्यूजन कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी प्लांट्स हर पार्ट से डिफ्यूजन ही कर रहा होता है। अब देखिए,
रूट्स में क्या होता है, रूट्स हमारे सॉइल के अंदर मिलते हैं, कोई भी प्लांट्स के रूट्स हमेशा सॉइल के अंदर होते हैं और वो सॉइल के बीच में बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट होता है जहाँ पे एयर प्रेजेंट होती हैं। अब जो रूट्स होते हैं वो वहाँ से डिफ्यूजन के प्रोसेस से उस एयर से ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। ये प्रोसेस वो लगातार करते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन और ईजिली वो रेस्पायर कर लेते हैं। रूट्स के पास होती हैं रूट हेयर। रूट हेयर बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं डिफ्यूजन में, क्योंकि जो रूट हेयर्स होती हैं वो सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्यूजन हो सके, क्योंकि बहुत स्लो रेट होता है ना डिफ्यूजन का। और ये एपिडर्मल लेयर्स होती हैं, मतलब एपिडर्मल सेल्स होती हैं जो रूट की ग्रो हो जाती हैं, वो रूट हेयर में कन्वर्ट हो जाती हैं। वो डायरेक्ट सॉइल की कांटेक्ट में आती है क्योंकि बहुत थिन होती हैं, लाइक अ थ्रेड, और ऑक्सीजन लेती हैं एंड CO2 को रिलीज कर देती हैं। देखिए रूट हेयर्स का डायग्राम है, ये किस तरह से थ्रेड जैसी रूट हेयर्स निकली हैं। अब वाटर लॉगिंग, देखिए वाटर लॉगिंग क्या होता है, अगर कहीं मिट्टी में पेड़ लगाए हम उसको बहने लगते हैं और वो जो सॉयल है वहाँ की वो पानी इतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो जितने भी उसका एयर स्पेस होता है सॉयल का उसमें वाटर फिल्ड होने लगता है, पानी भरने लग जाता है। जब पानी वहाँ भरना शुरू होता है तो एयर जो होती है वो स्केप हो जाती है वहाँ से, मतलब बाहर की तरफ निकल जाती हैं। फिर जो प्लांट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाते क्योंकि अब एयर ही नहीं बची सॉयल में, तो वो रेस्पायर कैसे करेंगे। अब उनको लाइफ सर्वाइवल के लिए कुछ तो करना है, तो वो रेस्पायर कैसे, एरोबिकली नहीं कर पाते, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में नहीं कर पाते, लेकिन वो फिर भी ट्राई करते और एनारोबिकली रेस्पायर करना शुरू कर देते। अब एनारोबिकली रेस्पायर करेंगे तो उसका प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कोहल। जब अल्कोहल प्रोड्यूस होने लगता है प्लांट से तो वो अपने आप को हिल कर देता है और प्लांट एकदम ड्राई हो जाता है या फिर वो सूख जाता है। ये तो हो गई रूट्स की बात। अब आती है स्टेम की बात। स्टेम कैसे रेस्पायर करता है, क्योंकि जितने भी हर्बेशियस प्लांट होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनकी सॉफ्ट सॉफ्ट स्टेम्स होती हैं, वो ग्रीन कलर की होती है, तो उसमें प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, जिसकी हेल्प से वो करते हैं रेस्पिरेशन। यहाँ पर भी लेकिन हो रहा होता है डिफ्यूजन, ठीक है। यहाँ पर भी ग्रीन कलर प्रेजेंट होगा प्लांट्स में, मतलब वहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे और ईजिली डिफ्यूजन से वहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देंगे। ये डायग्राम है स्टोमेटा का, एक साइड में स्टोमेटा क्लोज्ड है और एक तरफ स्टोमेटा ओपन है। इसी क्लोजिंग और ओपनिंग से वो रेस्पायर करते हैं, गैसियस एक्सचेंज का वर्क कॉन्टिन्यूसली करते रहते हैं। ये तो कोई स्मॉल प्लांट्स की बात। अब जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं जिनकी स्टेम ड्राइड होती है, बार्क होती है और वुडी स्टेम्ड होती है, इसमें से हमें लकड़ी मिलती है, उनके पास तो कोई स्टोमेटा नहीं होता, तो वो लोग कैसे रेस्पायर करेंगे। वो लोग के पास होते हैं लेंटिसेल्स, ठीक, जो सिर्फ वुडी स्टेम्स के पास पाए जाते हैं। ये लेंटिसेल्स का डायग्राम है। लेंटिसेल्स के साथ ये डिफ्यूजन करते हैं और रेस्पायर करने में ये हेल्प मिलती है उन्हें, ईजिली वो रेस्पायर कर लेते हैं। नाउ रेस्पिरेशन इन लीव्स। लीव्स भी होती हैं ग्रीन कलर की, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा से यहाँ पर भी ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन हो रहा होता है। अब हम डे और नाइट के टाइम पे देखेंगे। डे टाइम पे क्या, देखिए डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है। फोटो में जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जैसे रिलीज्ड होता है, लीव्स कुछ ऑक्सीजन वापस ले लेती है और बाकी का एटमॉस्फेयर में या एयर में डिफ्यूज़ कर देती है। फिर से रेस्पिरेशन भी वहीं पे प्लांट में हो रहा होता है। जब रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हो जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होता है तो फोटोसिंथेसिस उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए फुलफिल नहीं होता है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है। इसे और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो कि एटमॉस्फेयर से अपने अंदर डिफ्यूज करके ले लेता है। ओवरऑल डे टाइम में हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है तो प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। बट रात में क्या होता है, एट नाइट यहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो होता ही नहीं है, लेकिन रेस्पिरेशन होता रहता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन तो जैसे हो रहा है ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया, तो रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने लगा। रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, अब हमारे लिए हार्मफुल हो गया क्योंकि हमें ऑक्सीजन दे नहीं रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। दिन में ये प्रॉफिटेबल है कि हम
ट्रीज के आसपास रहे, बस रात में ये प्रॉफिटेबल नहीं होता है। अब डे नाइट में देखिए, डे के टाइम पे फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दोनों होते रहे हैं और नाइट के टाइम पे सिर्फ रेस्पिरेशन होता है। तो ये थोड़ा हार्मफुल हो जाता है रात में हमें ट्रीज के पास रहना, क्योंकि सिर्फ CO2 हमें मिलता है, O2 हमसे वो पेड़, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं? लीव्स की एपिडर्मिस में, मतलब अपर लेयर होती है, हमें ग्रीन कलर की दिखाई देती है, वहाँ पे स्टोमेटा दिखाई देते हैं। इनका काम क्या होता है? स्पीड को कंट्रोल करना, मतलब गैसियस एक्सचेंज की जो स्पीड हो रही है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है उसको कंट्रोल करता है कि बहुत ज़्यादा या बहुत कम ना हो। अब जो बीच में होल दिखाई दे रहा है उसके बगल जो मोटा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसे गार्ड सेल्स बोलते हैं, क्योंकि यही ओपनिंग और क्लोजिंग को गार्ड करता है। ये बना होता है, स्पेशलाइज सेल होते हैं पैरेन्काइमा सेल, ये पैरेन्काइमा सेल से बना होता है और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करता है कि कब इसे क्लोज हो रहा है, कब इसे ओपन होना है।